नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। अगेती आलू उगाकर कम समय में लें अधिक मुनाफा। मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। आलू का प्रयोग आहार के रूप में लगभग हर घर में रोज ही किया जाता है, इसलिए आलू की मांग हमेशा बनी रहती है। प्रदेश में आमतौर पर आलू की खेती अक्टूबर में की जाती है, जो फसल फरवरी या मार्च में तैयार होती है। लेकिन आपके खेत अगर इस समय खाली हैं, तो आप अगेती आलू की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आलू के बाद रबी फसलें भी उगा सकते हैं। तो आइए अगेती आलू की खेती पर विस्तार से जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश में। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। अगेती आलू की बुवाई का उपयुक्त समय 15 सितंबर से 10 अक्टूबर है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम डीएपी और 170 किलोग्राम एमओपी का आप प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 80 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुवाई के समय दें और शेष बची यूरिया की 170 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें। किसान भाइयों, अगेती आलू की खेती के लिए आप कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या, कुफरी बहार प्रजातियों का चयन करें, जो 75 से 85 दिनों में तैयार होती है और इनकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। जहां तक बीज दर की बात है, तो 10 ग्राम वजन वाले कंदों का 12 से 15 कुंतल और 30 ग्राम वजन वाले कंदों का 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर कंदों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, कंदों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। कंदों को रोगों से बचाने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंदों को 10 मिनट तक डूबा रहने दें और उसके बाद इनको निकालकर छायादार स्थान पर फैला दें, जिससे इसकी परत कंदों पर सूख जाएगी। उसके बाद इनकी बुवाई करें। किसान भाइयों, कंदों की बुवाई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 40 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पोटैटो प्लांटर की सहायता से या हाथों से बीजों की बुवाई करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि अगेती आलू की बुवाई करते हैं, तो आपको अगेती आलू की फसल से 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। रोशा घास या पामरोजा एक सुगंधित घास है। पामरोजा की खेती तेल के लिए की जाती है। इस पौधे के लिए ज्यादा पानी और खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार सूखा वाले क्षेत्रों में पामरोजा की खेती करके पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। पामरोजा की खेती पर विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। जैसा कि पामारोजा औषधीय और सुगंधित फसल है, जिससे प्राप्त तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाने और गंध उद्योग में किया जाता है। इसीलिए इसके तेल की बाजार में अच्छी मांग है। इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। तो किसान भाइयों, इसकी सफल खेती के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, पामारोजा पूरी तरह से कम पानी चाहने वाले क्षेत्रों में और वर्षा पर आधारित फसल है। इसके दो तरीके से प्लांटिंग की जाती है, एक तो बीज के द्वारा सीधी बुवाई करके और दूसरा नर्सरी बनाकर ट्रांसप्लांटिंग द्वारा। किसान भाइयों, इसकी नर्सरी तैयार करके रोपाई करना उचित रहता है। लेकिन यदि इस समय इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी में बीज बुआई करके रोपाई करने में काफी देरी होगी। इसलिए नर्सरी तैयार नहीं कर पाए हैं तो इस समय सीधे खेत में ही बुआई करें। जहां तक बीज की मात्रा की बात है तो 1 हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। लेकिन बीज काफी बारीक होता है, इसलिए अच्छा होगा कि 2 किलोग्राम बीज में 15 से 20 किलोग्राम बारीक मिट्टी मिलाकर बुआई करें। जिन किसानों ने नर्सरी तैयार किया है वे रोपाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए विस्तार से जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा और पहले का बता दूं कि नर्सरी अगर पामारोजा की डाली है जो कि मई के महीने में पड़ती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये ध्यान रखिएगा कि नर्सरी के समय पामारोजा में, क्योंकि बीड भी उसी प्रकार का निकलता है और पौधा 3 से 4 दिन में बाहर आ जाता है, तो आप एक कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि इसमें ये पौधा है कि खरपतवार है। और कुछ गलतियां किसान ये करते थे, खरपतवार समझ के पौधे को निकाल देते हैं, तो ये इसमें ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद जब पौधा आपका 45 से 40 दिन का हो जाए तो उसको खेत में वही आपका 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, लाइन टू लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 45 सेंटीमीटर दूरी पे लगा देना चाहिए। अब ये ट्रांसप्लांटिंग का मेथड है। और नर्सरी सीधी बुवाई में सीड डालकर भी आप बरसात के समय कर सकते हो, जो कि लेकिन ध्यान रखना कि बीज बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गहराई पे वो निकलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा उसमें ध्यान रखने की, जैसे ही बीज अगर अंकुरित कर गया है तो एक थिनिंग प्रक्रिया जरूर उसमें करनी पड़ेगी, जो कि दूरी मेंटेन करने के लिए पामारोजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पामारोजा कम से कम आपके हिसाब से 4 मीटर के आसपास हो जाता है, तो इसके हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है। तो 4 मीटर का मतलब की ऊंचाई वाला पौधा अगर हो जाएगा तो उसकी दूरी भी प्रॉपर होना जरूरी है। तो 45 से 60 सेंटीमीटर तक की दूरी मृदा के आधार पर रखी जाती है, तो उसमें आपको थिनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रांसप्लांटिंग से लगाया है उसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे अगर मर गए तो तुरंत गैप फिलिंग करें। गैप फिलिंग करना अति आवश्यक है। रासायनिक उर्वरकों में खेत की तैयारी के समय 110 किलोग्राम डीएपी और 70 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। अगर मिट्टी अधिक उपजाऊ है तो उर्वरकों की मात्रा कम कर दें या ऐसी मृदाओं में गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करें। इसमें जब ग्रासी फसल है तो इसमें नाइट्रोजन की अधिकता रखेंगे तो ये जितनी जल्दी हर बार जितनी कटाई होगी, कटाई के समय या बरसात के बाद, जैसे टिलरिंग स्टेज हो रही है अभी पामारोजा में, कल्ले निकल रहे हैं, इस स्टेज में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना घने होगा पौधा उतना ही बढ़ेगा। तो इस समय खाद देना बहुत ज़रूरी है। आपका जो कम से कम 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि 150 kg को पर 3 बार में डालते हैं हम लोग, तो ये हर बार जो है एक ड्रॉप ड्रेसिंग डालना अभी ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के टाइम में नाइट्रोजन की कमी होने लगती है, तो उस स्थिति में इसको डालना बहुत ज़रूरी है।
टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, जिससे इसकी बढ़वार में मदद मिले। और स्टार्टिंग के पौधों में जैसा मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में फसल को मजबूती देना बहुत ज़रूरी है, तो निकाई गुड़ाई खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में जब पौधा चल जाता है तो उसके बाद फिर ये पौधा अपने आप ही खेत फसल को भर लेगा। ये पेरेनियल चलने वाली फसल है और साल में आराम से 3 से 4 बार इसको काटा जा सकता है। मोस्टली तो ये फसल नहीं मरती है, लेकिन असिंचित क्षेत्रों में जहाँ पानी कम होता है वहाँ इस फसल की थोड़ी सी मरने की संभावना रहती है। तो कुछ बातें वहाँ यहाँ ध्यान रखने की हैं कि पूरी फसल की मैच्योरिटी होने पर ना काटा जाए, उससे पहले ही फसल को काट लिया जाए, क्योंकि बीज अगर बनने तक पूरा काटेंगे तो उसमें मरने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो हर बार आपको फिर नर्सरी बना के पौधे रोपने पड़ेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कम मैच्योर पे ही काट लें, जिससे तेल की मात्रा भी अच्छी आती है और आपके तेल का जो प्रति एनुअल एवरेज लेंगे तो वो उससे अधिक आएगा। किसान भाइयों, तिलहनी फसलों में मूंगफली का एक अलग ही स्थान है और जिन किसानों ने मूंगफली की फसल लगा रखी है उनकी फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है। यदि आपने इन कीटों का समय रहते नियंत्रण नहीं किया तो फसल खराब हो सकती है। इसलिए आप कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। मूंगफली जो होती है इसकी फसल हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ प्रदान करती है और इस वक्त हमारे खेतों में किसान भाइयों ने मूंगफली जो लगाई हुई है, इस मूंगफली में फलन एवं पुष्पन की जो अवस्था है, एक ऐसा समय जिस वक्त हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप काफी देखने में आता है और यह कीट फसल को अत्यधिक नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए आप इन कीटों की पहचान करके समय पर इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इस समय आप देखेंगे कि खेतों में विभिन्न प्रकार की कीटों की समस्या आपके खेत में दिखाई देगी। उसमें चाहे वो एफिड हो, जैसिड हो या इसके अलावा सफेद मक्खी के द्वारा जो वायरस रोग फैलता है उसको पीला मोजेक रोग कहते हैं। ये भी रोग हमारे खेत में जो विशेष रूप से देखा जाता है। जब भी एफिड, जैसिड, माहू इस प्रकार के जो रसचूसक कीट लगते हैं तो ये नई पत्तियों में या जो नए हमारे फूल आते हैं इन पे विशेष रूप से इसका अटैक होता है या इसका प्रभाव पड़ता है। और जब इनका प्रभाव पड़ता है तो आपने देखा होगा कि पूरे खेत में पौधे हमारे या तो मुरझाने लगते हैं और धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी कम से कम होती है और परिणाम स्वरूप हमारे पौधों में भोजन बनाने का जो काम है वो कम हो जाता है और हमारा पौधों का जो उत्पादन है या हमारी जो फली प्राप्त होनी है वो मूंगफली की जो हमारा फली का ठीक तरीके से बढ़ता नहीं है और हमें कम मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। इस प्रकार की जब समस्या आए तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खेत में निरीक्षण करें और कहीं भी आपको रस चूसक कीटों की समस्या दिखाई दे रही है तो आप सबसे पहले खेत के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। किसी भी प्रकार का कोई भी जो हमारा खरपतवार होगा या अन्य प्रकार के जो हमारे पौधे जो मेड़ों में उग जाते हैं उसमें ये कीट एक आश्रय के रूप में वहाँ पे रहते हैं और एक आश्रय स्थल होने के कारण ये जब भी फसल की बढ़वार होती है तो उस पर बहुत तेजी से आक्रमण करते हैं और पूरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि संतुलित मात्रा में ही हम नत्रजन की मात्रा दें। अधिक मात्रा में अगर देंगे तो वानस्पतिक वृद्धि बहुतायत में होगी और जो रसचूसक कीट हैं उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा फसल की ओर बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखें कि संतुलित मात्रा में खेत में सिंचाई होना चाहिए और जो कीट है उनका समन्वित कीट नियंत्रण करें। अगर हम रसचूसक कीट की बात कर रहे हैं तो खेत में दिखाई दे रहे हैं तो इनके नियंत्रण भी आपको करना है। उसमें प्रमुख रूप से 4 से 5 ml मात्रा नीम तेल की लें और उसको 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर उसका छिड़काव करते हैं तो आपको प्रारंभिक स्थिति में आपको इस प्रकार के रसचूसक कीटों से निजात मिलेगी। इसके बाद आप देखते हैं कि खेत में बहुतायत में हमारे कीटों की समस्या दिखाई दे रही है, रसचूसक कीट दिखाई दे रहे हैं तो आप कुछ दवाई हैं जिनका आप लास्ट में या हम अंतिम विकल्प के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। उसमें इमेडाक्लोपिड दवा है, थायोमेथाएग्जाम दवा है। इसकी लगभग 0.5 से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और खेतों में इसको शाम के समय छिड़काव करें तो निश्चित रूप से आपकी फसल में ये जो रसचूसक कीट हैं इनकी समस्या कम आएगी। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल को व्हाइट ग्रब और दीमक कीट भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं।
तो आप इन कीटों से अपनी मूंगफली की फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानकारी लेते हैं। जो सबसे ज्यादा समस्या हमारी मूंगफली की फसल में देखी जाती है वो है वाइट ग्रब। वाइट ग्रब या सफ़ेद इल्ली जो होती है, ये ज़मीन के अंदर हमारे जो मूंगफली के फलियां होती हैं उनको खा लेती है और पूरा नष्ट कर देती है। और एक समस्या और आती है, दीमक की समस्या आ जाती है। साथ ही हमारे पुराने अवशेष अगर खेत में पड़े होते हैं और वो डिकम्पोज नहीं हुए हैं, अच्छी तरीके से सड़े नहीं हैं, तो भी दीमक की समस्या आ जाती है। ऐसे समय में जबकि वाइट ग्रब या सफ़ेद इल्ली जो है उसकी समस्या आपके खेत में दिखाई दे रही है, या इसके अलावा दीमक की समस्या भी खेत में दिखाई दे रही है, तो आपको चाहिए कि खेत में जब भी सिंचाई करें तो सिंचाई जल के साथ में आप लगभग जो हमारा क्लोरोपाइरीफास जो दवा है, या क्यूनालफास, या हम कह सकते हैं ट्राइजोफास, ये इन कीटों को रोकथाम के लिए बहुत अच्छा उपाय के रूप में है। तो इसकी लगभग 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के रूप में खेत में इसका सिंचाई के द्वारा आप खेत में फैला सकते हैं। या हम दानेदार फोरेट जो आता है उसका 10 g की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम खेत में फैलवा दें या भुरकाव करवा दें या फेंकवा दें, तो आपके खेत में वाइट ग्रब की जो समस्या है वो नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखें कि फोरेट 10 g जो हम उपयोग कर रहे हैं इसकी लगभग 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इसका लाभ हमारी दीमक को भी कंट्रोल करने में होगा। किसान भाई, मूंगफली की फसल का अच्छा उत्पादन करना है तो समसामयिक बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अगर आप सही हमारी फसल का बचाव करेंगे तो निश्चित रूप से आगामी समय में मूंगफली की अच्छी फसल प्राप्त होगी और आपकी लागत में भी कमी आएगी। साथ ही साथ आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और आर्थिक रूप से आप लाभ कमा पाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह है कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा से जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सोयाबीन की फसल में होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जल निकासी की व्यवस्था करें। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस जनित बीमारी का प्रकोप प्रारंभ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी रोकथाम के लिए सलाह है कि फसल पर लक्षण दिखाई देते ही वायरस से ग्रसित पौधों को अपने खेतों से निकाल दें। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि ऐसे खेत में सफेद मक्खी, जो कि इस वायरस को स्वस्थ पौधों में फैलाने का कार्य करती है, की नियंत्रण के लिए पहले से मिश्रित संपर्क रसायन बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड की 350 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस दवा से सफेद मक्खी के साथ साथ पत्ती खाने वाले कीटों का भी एक साथ नियंत्रण हो जाएगा। इस समय मक्का की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु फोरेट 10 g दवा की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से रेत या बालू में मिलाकर भुरकाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव रायपुरिया, जिला मंदसौर के किसान कमलेश कुमार ने।
आप औषधीय फसल कलिहारी की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमलेश कुमार जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधे की व्यावसायिक खेती के बारे में। एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा जिसे कि कलिहारी के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम अग्निशिखा भी है और बोटेनिकली इसे ग्लोरियोसस पर्वा के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही यूजफुल औषधीय पौधा है जिसे कि आयुर्वेदा एवं एलोपैथिक दवाइयों दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज में कोल्चिसिन नामक का तत्व पाया जाता है जिसे कि एलोपैथी में गाउट पेन की महत्वपूर्ण औषधि बनाई जाती है। तो हम बात करते हैं कि इसका उत्पादन कैसे करें। यह लाल दोमट रेतीली मिट्टी में बढ़िया पैदावार देती है। सख्त मिट्टी में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। इस फसल के लिए मिट्टी का pH 5.57 होना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हल के साथ अच्छी तरह से जुताई करें। प्रति एकड़ 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिलानी चाहिए। स्थानांतरण के पहले प्रति एकड़ 50 किलो नत्रजन, 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 30 किलो पोटाश देना चाहिए। नत्रजन का दूसरा हिस्सा रोपाई के 40 से 45 दिन बाद प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नत्रजन का छिड़काव करें। कलिहारी का उत्पादन हम गर्म क्षेत्र जितने भी हमारे के ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाला क्लाइमेट जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब का क्षेत्र आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, निचले वाले क्षेत्र जहाँ पे सर्दियों में बहुत अत्यधिक ठंड नहीं पड़ती है तो उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जा सकता है। ग्लोरिसा सुपर्वा यह किस्म अफ्रीका और भारत के उष्णीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। इसके पत्तों का आकार अंडाकार और लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और पीले लाल रंग के होते हैं। ग्लोरिसा रथिसचिल्डियाना यह लंबी और बेल वाली झाड़ी है। इसके पत्ते चौड़े और तीखे होते हैं जिनकी लंबाई 12 से 18 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और तल से पीले सफेद रंग के होते हैं। पौधों के अच्छे विकास के लिए 100 से 120 किलो प्रति एकड़ और 10 से 12 क्विंटल गांठों का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। फसल को मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियां, गलना और कीटों से बचाने के लिए गांठों को बाविस्टिन 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर कंदों को उपचारित करके बुवाई करें। तो उत्पादन के लिए सबसे पहले तो है इसका बीज। तो बीज के तौर पे इसका हम कंदों का प्रयोग करते हैं लगाने के लिए। तो कंद जो हैं 30 से 40 ग्राम का लगभग कंद हम लेते हैं बीज के लिए और 30 से 40 ग्राम का लेने के बाद मई महीने के शुरुआत में इसकी खेतों में रुपाई करते हैं। 1.5 फुट बाय 1.5 फुट की दूरी के ऊपर इसके कंद को लगाया जाता है और ऊंचे क्यारियाँ जो हम 1 मीटर चौड़ी क्यारियों में 2 लाइनें इसकी लगाते हैं क्योंकि ये एक लता है, क्लाइंबर जिसको बोलते हैं, तो इसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम रस्सियों का भी एक नेटवर्क बनाया जा सकता है एवं नेट भी इसमें लगाया जा सकता है। दूसरी जो इसके बीज उत्पादन में महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने लायक है वो है क्योंकि इसका महत्वपूर्ण भाग जो बिकने वाला है वो है बीज। हम लोग इस फसल को लगाते हैं बीज के उत्पादन के लिए, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाती, इससे बीज का उत्पादन हमारा कम रहता है। तो पॉलिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रबंधन है जिससे पॉलिनेशन से हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अगर हम इस पौधे में करते हैं तो हम इसके बीज का उत्पादन 2 गुना हम किया जा सकता है। पॉलिनेशन के लिए जैसे फ्लावर खुलता है सुबह तो दूसरा दिन जब फ्लावर का खुले हुए हो गया तो इसकी पंखुड़ियाँ जो है 3 रंगों में विभाजित रहती हैं। सबसे निचले वाला भाग हरे रंग का, बीच वाला भाग पीले रंग का एवं ऊपर वाला भाग जब लाल रंग का होता है तो वो अवस्था जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक है इसकी पॉलिनेशन करने के लिए। इस टाइम जो है स्टिग्मा भी इसका रिसेप्टिव होता है और हमारे को पॉलन भी अवेलेबल रहता है। और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए किसान को सुबह सुबह का टाइम
सुबह 6 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक इसकी पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद की अगर पॉलिनेशन करते हैं दिन के समय में तो उसमें बीज अच्छी तरह से नहीं बन पाता, तो इसलिए सुबह का समय इसके लिए बहुत उपयुक्त है पॉलिनेशन के लिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।